हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यस्टरडे क्लास में हमने देखा था ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है ना। व्हाट इज द डिफ्यूजन? व्हेन द मटेरियल पास फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और हमने देखा था कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में होता है, लेकिन जो गैस है उसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है, उससे कम लिक्विड में, उससे कम सॉलिड में। और अगर लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन मटेरियल का, तो उसको हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस के नाम से। और इस सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे मटेरियल्स ऑस्मोसिस के थ्रू होते हैं, डिफ्यूज़न के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये सब हम लोग ने देखा था। प्लस हमने देखा था क्या कि ऑस्मोसिस जो है वो किस किस सॉल्यूशन में होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कैसा होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा, और आइसोटोनिक होगा तो कैसा होगा। ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग इसके पहले वाला वीडियो प्लीज़ देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आने वाला। आज मैं पूरा प्रोसेस बताने वाली हूँ। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो कितने प्रोसेस से होता है। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस को बिल्कुल अपने दिमाग में आप क्लियर रखिए, ताकि ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। क्लियर? आप लोग देख रहे हो कि यहाँ मैंने 3 प्रोसेस बताए हैं। किसके? ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 मेन प्रोसेस होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है? ये जो कल मैंने डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस बताया है, यही है ये क्या? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस को दिमाग में रखिए कि क्या है ये। तब आपको समझ में आएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, और तब आपको समझ में आएगा बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न क्या है, इसको देखने के लिए आप लोग पहले वाला वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइए देखते हैं क्या है पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या है? इट ऑकर्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। रूल क्या है डिफ्यूज़न का? रूल क्या है डिफ्यूज़न का? रूल ये है कि मटेरियल जो होगा वो कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफ़र होगा। जिसका एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे कि गैसेस में डिफ्यूज़न के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जब बन रहा है हमारे सेल के अंदर, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद जब हमारे सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो वहाँ सेल के अंदर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो गया और ब्लड में कंसंट्रेशन कम हुआ, तो वो हाई टू लो मूव करके ब्लड में आया, ब्लड के बाद लंग में आया, लंग के बाद नाक से बाहर निकल गया। ये एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो हाई टू लो ट्रांसफ़र हो रहा है। क्लियर? अभी देखो, तो ये इट ऑकर्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रूल है हाई टू लो, वो बिल्कुल वैसा ही ये क्या करता है? मूवमेंट करता है। कौन? पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट समथिंग इज डिफरेंट। इट ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बट ये क्या कर रहा है? ये हाई टू लो नहीं जाता। कैसे जाता है? लो टू हाई। ये कैसे जाएगा? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। इट ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब पानी के बहाव के साथ ये नहीं बह रहा है, ये उसके अगेंस्ट में बह रहा है। ठीक है? और बल्क ट्रांसपोर्ट भी क्या होगा? अगेंस्ट ही बहने वाला है। इट ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखते हैं क्या क्या, कैसे कैसे। पहले कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं, एग्जाम्पल कि कौन कौन से मॉलिक्यूल किस प्रोसेस के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल स्मॉल मॉलिक्यूल्स, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? बिल्कुल स्मॉल मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। उससे थोड़े बड़े एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और बहुत बड़े बड़े बल्क ट्रांसपोर्ट में होते हैं। ठीक है? जैसे इसका एग्जाम्पल है वाटर मॉलिक्यूल्स है, गैसेस है, आयंस है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाते हैं आराम से। बट कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोसाइड्स, कुछ और आयंस जो हैं वो किसके थ्रू होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं।
और बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्टांस लाइक माइक्रोमोलिकल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स, लार्ज फूड पार्टिकल किसके थ्रू होते हैं? बल्क ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं, बल्क बनते हैं। अब कैसे बनते हैं वो मैं बिल्कुल डिटेल आपको फिगर के साथ बताऊंगी। तो सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आराम से बिल्कुल इजीली क्या होते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जो थोड़े से बड़े होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं, और थोड़े बड़े बड़े जो होते हैं ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अगर ट्रांसपोर्ट होना है तो वो बल्क बना करके होते हैं। थर्ड देखो, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, क्योंकि डिफ्यूजन में आराम से हाई टू लो कोई पानी के बहाव के साथ बहना है, हाई टू लो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है उसके बहाव के साथ बहना है, तो वो आराम से पास कर जाता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस। कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती, मतलब हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी फॉर्म हो रही है वो कोई भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, ये वाला ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। बट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में ही एनर्जी बन रहा हमारे बॉडी में, इसमें एनर्जी लगता है। क्यों? कि इसे कैसे बहना है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, लो टू हाई जाना है, ऐसे नहीं जाएगा, इसको थोड़ी ताकत लगानी होगी। ठीक है, इसको क्या चाहिए? थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, पुश करना है, उसको चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। बल्क ट्रांसपोर्ट में भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि इसको भी एनर्जी चाहिए होती है, ये भी हायर मॉलिक्यूल्स को बल्क में भर के ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो इसको भी एनर्जी चाहिए। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, अब एनर्जी तो चाहिए नहीं, आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है, आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं, पर अगर एनर्जी लगेगी भाई तो थोड़ा सा स्पीड तो बढ़ेगा ना, तो ये एक फास्ट प्रोसेस है, एक फास्ट प्रोसेस है। कौन? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फास्ट प्रोसेस है, एनर्जी लगेगी तो फास्ट काम करेंगे। अब चार्ज हो जाता है फ़ोन तो कैसे पूरा अच्छे से काम करता है, और जब चार्ज नहीं रहता है तो डाउन, बैटरी डाउन, मोबाइल बंद, है ना। तो बैटरी डाउन नहीं होती है इसकी, बिल्कुल बैटरी चार्ज होती है, क्योंकि ये एनर्जी यूज़ कर रहा है और फास्ट प्रोसेस है, जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र होता है। ये भी ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? फास्ट होगा, क्योंकि उसमें भी एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, ठीक है, ज़रूरी है एनर्जी। डज नॉट रिक्वायर कैरियर प्रोटीन, कहने का अर्थ है कि अगर यहाँ ये मान लो यही मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ये आराम से सिर्फ क्या करेगा? मेम्ब्रेन के पार चला जाता है। कोई इसको उठा के, मतलब जो भी मटेरियल है, मान लो कि क्या है, क्या क्या मटेरियल होते हैं, सब वाटर आयन है, मान लो कि वाटर है, तो वाटर को कोई उठा के इधर नहीं ले जाएगा, वाटर अपने आप क्या होगा? पास कर जाएगा मेम्ब्रेन से। तो कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए इसको, कोई उसको पकड़ के ले जाने वाला नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रोटीन, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने कल देखा था कि बहुत सारे प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं ना, आई होप ये फिगर आप लोग को याद हो। तो यहाँ पर बीच बीच में प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो ये कैरियर की तरह काम करते हैं इससे भी, लेकिन ये क्या कर रहा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में ऐसे ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कोई कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है, लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, थ्रू इस प्रोटीन के थ्रू क्या कर रहे हैं? ये आना जाना करते हैं, ये कैरियर की तरह काम करता है। आयंस क्या करते हैं? पकड़ कर लाते हैं उन मटेरियल्स को जिसको पास करना है और फिर दूसरे साइड लाके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो भाई इधर आयंस जाते हैं, उस पर क्या कर रहा है? उस पर बैठ जाता है, जिस मटेरियल को आना उसको बैठ जाएगा उस पर, और वो लाइक व्हीकल्स क्या कर रहा है? आयन अंदर आ रहा है, उसको छोड़ दे रहा है। वैसे ही अगर बाहर जाना है तो इन सोडियम पोटेशियम आयन पर वो मटेरियल चिपक जा रहा है जिसको बाहर जाना, और फिर वो आयंस क्या कर रहे हैं? उसको जाकर बाहर तक छोड़ दे रहे हैं। तो कैरियर का काम कर रहे हैं कौन? आयंस, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये जो प्रोटीन्स वगैरह हैं ये सब कैरियर का काम करते हैं, और इसको क्या करते हैं? ले जाकर वहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ से उठाकर ले आते हैं, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बल्क क्या कर रहा है? ये तो खुद ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बल्क बना देता है।
इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अपने शेप को चेंज करता है। मान लो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कोई मटेरियल यहाँ पर है, ठीक है, जिसको अंदर लाना है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद ही अपना शेप चेंज करेगा, ऐसे इन्वेजिनेट होगा, उसको पकड़ेगा, अंदर की ओर ले आएगा बल्क बना करके, ठीक है। तो ये खुद ही काम करता है, फ्लेक्सिबल है ना, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये अपने शेप को चेंज करता है। अगर कुछ दिख रहा है तो उसको चेंज करता है। इसका मैं फिगर बना के अभी दोनों बताती हूँ कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, ये मैं बिल्कुल डिटेल में बताती हूँ। तो ये है प्रोसेस इन्वॉल्व्स इन डिफ्यूज़न। इसमें कौन कौन सा प्रोसेस आ जाता है, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, जिसका डिटेलिंग हम लोगों ने देख लिया है। डिफ्यूज़न क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में देखा। तो ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस आ जाते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, वो आयंस क्या करेंगे, एनर्जी को, एटीपी को यूज़ करेंगे और एक पदार्थ को उठाएंगे, एक मटेरियल को दूसरे तरफ जाके छोड़ देंगे, दूसरे को उठाएंगे इधर आके छोड़ देंगे, ठीक है। और ये तीसरा क्या हो गया, बल्क ट्रांसपोर्ट। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद ही अपना शेप चेंज करके बल्क फॉर्मेशन करता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस एक्चुअली में कैसे काम करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और बिल्कुल इसको ध्यान में मैंने एक साथ इसलिए लिखा है कि लोग क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं बच्चे और अलग अलग पढ़ने में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए तीनों को एक साथ पढ़िए, तीनों में डिफरेंस जानिए और यहाँ पर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस को क्लियर पहले देख लीजिए। अब आप लोग देखिए कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है थ्रू फिगर। तो आइए अब देखते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब ही होता है अंदर आना, है ना। तो जब भी कोई मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आती है तब इसको हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और जब भी कोई मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाती है, मीन्स सेल के अंदर से मटेरियल लेके बाहर निकल रही है, तो हम लोग इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। पहले हम लोग देखेंगे एंडोसाइटोसिस। पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे एंडोसाइटोसिस। तो ये जो एंडोसाइटोसिस होता है ये तीन तरीके से क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है मटेरियल को, तीन तरीके से बल्क फॉर्मेशन करता है। कैसे, पहला देखो फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी कहा जाता है, सेल ईटिंग, खा रहे हैं, है ना, कोई मटेरियल को खा रहे हैं। पोटोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग, पी रहे हैं, है ना, पी रहे हैं। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, डिटेलिंग देखते हैं। खाना और पीना से ही समझ में आ गया कि ये जो फैगोसाइटोसिस है इसमें सॉलिड मटेरियल ही क्या होंगे, अंदर आते हैं। और पोटोसाइटोसिस है, इसमें लिक्विड मटेरियल, बड़े बड़े लिक्विड मटेरियल अंदर की ओर आते हैं। जैसे कि सेल को खाया जा रहा है, तो ये जो फैगोसाइटोसिस है ना, इसमें जैसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो भी सेल के अंदर के, सेल के आसपास या हमारे बॉडी में चारों तरफ फैले रहते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया, ये देखिए एक बैक्टीरिया का पिक्चर है। तो हमारा सेल क्या करता है कि उसको अपने अंदर ले आता है। अपने अंदर लाने के लिए क्या करेगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, मैंने पहले भी बात किया। तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या करता है, ये इन्वेजिनेट होता है। मान लो ऐसे है तो ये क्या करेगा, दो तरफ से निकालेगा, ये देखो इन्वेजिनेट करेगा और क्या करेगा, पूरा अंदर बंद करके एक बल्क फॉर्म में अंदर ले आया, किसको, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अंदर लेकर आ गया, बल्क बनाया। कोट बैग लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या किया, कोट कर लिया, पूरा कोट कर लिया, किसको, पूरा की पूरा घेर लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, किसको, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए उसको घेर लिया और वेसिकल के रूप में क्या कर, वेसिकल के अंदर इसको ले लिया। अब लाइजोसोम जो प्रेजेंट है हमारे सेल में वो वहाँ जाएगा। लाइजोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिव करने के लिए
क्या करते हैं ये एंजाइम्स जो लाइजोसोम में होता है, अभी हम लोग डिटेलिंग देखेंगे लाइजोसोम में, ये क्या कर रहे हैं जितने भी वेस्ट होता है हमारे बॉडी में उसको पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये तुरंत जाएगा, इस पर एक्ट करेगा और ये वेसाइकल टूटेगा और ये अंदर ही अंदर क्या होगा, ये सारा माइक्रो ऑर्गेनिम्स को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। मतलब कि पूरी सफाई का काम करने, हमारे बॉडी के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उसको सफाई का काम भी ये सेल करते रहता है बल्क फॉर्मेशन के रूप में। ठीक है, तो यहाँ इन्वेजिनेशन होता है, मीन्स ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ही क्या होता है, आगे बढ़ता है और उसको खींच करके क्या कर रहा है, मटेरियल को अपने अंदर लाता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है। क्लियर है। यहाँ पर देखो फोटोसाइटोसिस, फोटोसाइटोसिस में क्या होगा, सेल ड्रिंकिंग, पानी मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में जो भी आयंस मौजूद हैं, ये भी क्या करेगा, ये भी इन्वेजिनेट होगा, इसको क्या करेगा, अपने अंदर कवर करेगा, वेसिकल्स के रूप में ले लेगा। देखो इस तरह से कवरिंग हो जाती है, अंदर की ओर आ जाता है ये, और इसको कवर कर लेगा और बाद में ये किसी भी रास्ते से खुलकर ये रिलीज हो जाएगा। कहाँ, सेल के अंदर रिलीज हो गया। अब सेल के अंदर जहाँ जाना है इस मटेरियल को जाओ और अपना काम करो। ठीक है, ये क्या हो गया, मटेरियल अंदर आ गए। एंडोसाइटोसिस के थ्रू क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद ही इन्वेजिनेट करके क्या किया, पॉकेट बनाया। ये पॉकेट बनाना भी बोलते हैं इसको, वेसिकल में जो ले रहा है उसको पॉकेट फॉर्म किया, यहाँ भी पॉकेट को फॉर्म किया और इसको क्या किया, अंदर ले गया। अब यहाँ देखो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर क्या होता है, जितने हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे मैंने कुछ बताया था कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे थे, उस पर बहुत सारे रिसेप्टर लगे होते हैं। रिसेप्टर कहने का अर्थ है कि वो सिग्नल, जैसे सेल के अंदर में कोई मटेरियल की क्या है ज़रूरत है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, वो सिर्फ चुने हुए पदार्थ को ही अंदर लाता है। तो कौन सा पदार्थ को चुनेगा, जिसका अंदर से ऑर्डर मिलेगा कि भाई मुझे ये रिक्वायरमेंट है, इस सेल अंदर से क्या कर रहा है, मैसेज भेजता है कि मुझे फूड पार्टिकल्स चाहिए या मुझे ये वाला मटेरियल चाहिए, तो उसका रिसेप्टर, यहाँ पर सारे आयंस के या सारे मटेरियल्स के अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, तो जिसकी आवश्यकता होती है वो सरफेस पे चले जाते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये रिसेप्टर है। और आप जान रहे हो कि सेल के बाहर भी बहुत सारे मटेरियल घूम रहे हैं, लेकिन हमें उन्हीं को लाना है जिसकी अंदर ज़रूरत है। तो उस रिसेप्टर जिसका गया है वो अपने ही मटेरियल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और यहाँ पर देखिए बाउंड बना लेता है। ठीक है, ये इसमें आकर बाउंड हो गया। ठीक है, ये क्या है, लिगांड से, मतलब कि जो मटेरियल है वो आया और रिसेप्टर में आके बाइंड कर गया। अब ये रिसेप्टर क्या होगा, रिसेप्टर देखो कैथरीन का बना होता है। ठीक है, ये रिसेप्टर क्या हुआ, अंदर लेकर आ गया, ये बल्क बना, अंदर आ गया, अंदर आके पॉकेट के फॉर्म में आया हुआ। अब ये क्या होगा, रिसेप्टर अंदर की ओर लाके इसको छोड़ दिया मटेरियल को, और ये फिर सरफेस क्या होगा, फटता है, टूटता है और रिलीज हो जाता है वो मटेरियल जो कि अंदर में आया। अब इस मटेरियल को जहाँ पर जाना है वो क्या होगा, चला जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों प्रोसेस से एंडोसाइटोसिस होता है, मटेरियल्स क्या कर रहे हैं, अंदर की ओर आते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक्सोसाइटोसिस कैसे होता है। आगे देखिए, एक्सोसाइटोसिस, जब कोई मटेरियल सेल के अंदर से बाहर जाना है तो वो बाहर जाने का जो प्रोसेस है वो कहला रहा है एक्सोसाइटोसिस। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स क्या करते हैं, जैसे कि अमीबा एंडोसाइटोसिस के थ्रू अपने खाने को अंदर लेता है, अंदर में पचाया और जो वेस्ट का निर्माण हुआ फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ही उसको क्या करता है, अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल सिक्रेशन, मतलब जो भी वेस्ट है या वेस्ट नहीं भी है, जिसकी भी रिक्वायरमेंट है वो, या मतलब कि जिसकी भी बाहर जाने की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि जिसको सेल के बाहर निकलना है, ठीक है, वो सेल सिक्रेशन एक जगह जमा होता है। अब ये क्या होगा, जमा हो करके क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर बढ़ता है, यहाँ एक बल्ब फॉर्म करेगा। अब क्या है, बल्ब का फॉर्मेशन, पहले क्या था, इसको लाने के लिए अंदर आए थे, है ना, लाने के लिए इन्वेजिनेट हुए थे। अब क्या करना है, इसको बाहर निकालना है। अब क्या करना है, इसको बाहर निकालना है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है और जो भी सिक्रेशन है उसके अंदर यहाँ भी पॉकेट फॉर्म होता है। ठीक है, उस मटेरियल क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आगे
एक वेसाइकल के रूप में, फिर ये वेसाइकल यहाँ से कट के रिलीज़ हो गया और फिर ये जब ये फटेगा तो क्या होगा, जितने भी सेल सिक्रेशन है रिलीज़ हो जाएंगे और इसने जहाँ जाना है वहाँ पर ये चला जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क फॉर्मेशन के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अब सेल वॉल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो थैंक यू।